हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपको जितना करवाया वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब हम अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है हम अपनी यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की कर रहे हैं। कल जो हमने टॉपिक किया था वो हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को स्टार्ट कर लिया था। बेसिकली उससे पहले हमने फेरा भी किया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 वाला था उसका, और फैमा का मैंने आपको डिफरेंस भी करवा दिया था। अब वही टॉपिक से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो, लाइक कमेंट किया करो। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है ना, अगर मैं आपके फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, बेसिकली हम करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन और स्कोप फॉरेन एक्सचेंज वर्ड का फैमा के अंदर। देखो आपको पता है ना फैमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब उसमें जो ये वर्ड फॉरेन एक्सचेंज यूज हो रहा है इसको हम समझने जा रहे हैं। देखो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है फैमा 1999 का, वो हमें ना एक एग्जॉस्टिव लीगल डेफिनेशन देता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज है क्या, यानी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आता क्या है, वो इंक्लूड क्या करता है। ठीक है, यानी इसमें फॉरेन करेंसी भी आ जाएगी, यानी इनकम पास करता है, इंक्लूड करता है फॉरेन करेंसी को। और इसके अलावा तीन की इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो इसका पार्ट बनते हैं, अब हम उनको समझने जा रहे हैं। सबसे पहला अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, फॉरेन करेंसी तो उसमें आएगी आएगी। अब जो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है, मैंने अभी तीन का ना, तीन में सबसे पहला आएगा डिपॉजिट्स एंड बैलेंसेस। देखो कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट्स या फाइनेंशियल बैलेंसेस है जो स्ट्रिक्टली पेबल है फॉरेन करेंसी में, वो इसका पार्ट बनेंगे। चाहे आपने पैसा जमा करवाया है, चाहे किसी को आप दे रहे हो, चाहे आपका कोई फाइनेंशियल बैलेंस है, अगर आप उसकी जो पेमेंट कर रहे हो या उसको जो आपने पे करना है वो फॉरेन करेंसी में कर रहे हो, तो वो आपके फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। सेकेंड, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया में ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कोई ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर्स चेक आपको पता है ना, ड्राफ्ट्स तो आपको पता है, वो तो सिंपल ही है। चलो ट्रैवलर्स चेक मैं बता देता हूँ। जब आप फॉरेन ट्रैवल के लिए जाते हो ना, अगर आप अपने साथ कैश को नहीं लेके जाना चाहते तो आप अपने इंस्टीट्यूट से एक चेक इशू करवा सकते हो, और उसको जाके जहां जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस नेशन में आप जा रहे हो, जिस मर्जी पर्पस के लिए जा रहे हो, वहां पे जाके उसको इन कैश करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो आपकी गारंटीज होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए जो ड्रॉ किए जाते हैं इंडियन करेंसी में, बट पेएबल जो होंगे ना वो होंगे फॉरेन करेंसी में। सो ये भी आपके फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट बनेगा। उसके बाद तीसरा जो चीज आती है वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट जो आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किए गए हैं, यानी ये हमारा थर्ड मेन कह लो या की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कह लो। देखो कोई भी ड्राफ्ट हो गई, ट्रैवलर्स चेक हो गए, लेटर्स ऑफ क्रेडिट हो गए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया की बाउंड्री को आप क्रॉस करके कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री में उनको ड्रॉप कर रहे हो, बट जो इनको पेबल है ना, यानी जो इन पे पेमेंट होगी जब टाइम आएगा वो आपकी इंडियन करेंसी में होगी। ठीक है जी। सो ये चीज आपको कंसीडर करनी है। वैसे तो आपको ड्राफ्ट का मतलब पता है, ट्रैवलर चेक मैंने बता दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वैसे पता है। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो कई बार पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका सेलर है, ये आपका बी है, ये आपका बायर है। ठीक है, सेलर ने बी यानी बायर को गुड्स सेल कर दी गई और बदले में एक बिल बना के भेज दिया, यानी जो वो बिल गया है ना उसको जो आपका बायर उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल ये श्योरिटी देगा, ये प्रॉमिस देगा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने कि इसके बाद वो पेमेंट करेगा। ठीक है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझो। कुछ मैं आपको एक ना टॉपिक है ये समझ लो, लीगल एक्सक्लूजन या रेगुलेटरी बाउंड्रीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर हम नॉन इंक्लूजन डोमेन की बात करें, जो ये अभी मैंने आपको करवाया था ना, बेसिकली ये ना एक क्वेश्चन था, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बना था, जो आपका सेक्शन 2 एंड है ना उसमें से क्वेश्चन बनाया था, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सो उसमें कुछ चीजें जो नॉन कॉन्टेक्स्ट थी वो भी मैंने सोचा आपको भी यही बताई दूं। वो थोड़े से डिफरेंट चीज है। देखो नॉन इंक्लूजन डोमेन की बात करें, एक फाइनेंशियल ड्राफ्ट जो बैंक के द्वारा ड्रॉ किया जाता है आउटसाइड इंडिया और पेबल होता है फॉरेन करेंसी में, वो इन आपका जो सेक्शन 2 है ना, जो इसकी लीगल डेफिनेशन है वो इसके अंदर नहीं आता। कहने का मतलब है कोई फाइनेंशियल ड्राफ्ट बैंक के द्वारा ड्रॉ किया गया है, किया आउटसाइड इंडिया गया है, और वो पेबल भी फॉरेन करेंसी में ही है, तो फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा 2 एन सेक्शन
2 सबसेक्शन एन की डेफिनेशन में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांजैक्शन जो कंप्लीटली एक्सटर्नल है, इंडियन रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है जी। अब आगे एक और चीज समझो, फॉरेन सिक्योरिटीज का भी समझो। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ, जो कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर्स, जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं, यानी जिनकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो मान लो आपका कोई शेयर है, ठीक है जी, उसी के टाइप का कोई आपका स्टॉक आ गया, बॉन्ड्स आ गए, या कोई आपके डिबेंचर्स है, जब उनकी वैल्यूएशन या उनकी जो डिनोमिनेशन है वो फॉरेन करेंसी में होती है, तब हम उनको फॉरेन सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी आपको याद रखनी है। देन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड और क्लासिफाइड एज फॉरेन सिक्योरिटीज, यानी जो हमारे नॉर्मल, अभी जो मैंने आपको सेक्शन 2N की डेफिनेशन में फॉरेन एक्सचेंज में जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स बताए ना, फिर जो ये हैं ये उसका पार्ट नहीं बनेंगे, ये फॉरेन सिक्योरिटीज के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टैट्यूटरी स्कोप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वैसे तो ये मैं करवा ही चुका हूँ, एक बार हम शॉर्ट में इसको थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं, ये तो हमारा हो ही चुका है। देखो, अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन एन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का उसकी बात करते हैं, ये हमें एक एग्जॉस्टिव, यानी एग्जॉस्टिव मतलब होता है पूरी, इसमें पूरी डिटेल है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है। देखो मैं आपको अब सारे तो नहीं करवाऊंगा, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जो जो मुझे लग रहा है सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस क्या, वो मैं इनको इंक्लूड करता जाऊंगा, हमें प्रॉपर लीगल डेफिनेशन मिलती है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज है क्या। ठीक है। सो जो ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, एक तो इसमें आपकी फॉरेन करेंसी आ जाती है, और 3 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं। वो जो 3 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहला एक तो आपके डिपॉजिट्स और क्रेडिट बैलेंसेस, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। दूसरे आपके डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जिनको हम फॉरेन करेंसी में जो पेएबल होते हैं। फिर तीसरे वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो डोमेस्टिक करेंसी में पेएबल है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, आप एक बार इसको, ये चीज को भी समझो। देखो, अगर हम कुछ चीजें जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे तो ये भी मैं कहीं ना कहीं आपको करवा चुका हूँ, बट फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे जो ड्राफ्ट्स हैं, जो बैंक्स के द्वारा आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किए जाते हैं और फॉरेन करेंसी में पेएबल होते हैं, वो आपके सेक्शन जो 2N है उसके स्कोप के अंदर वो नहीं आते। कारण पता है क्या है? क्योंकि जो ड्राइंग इंस्टीट्यूशन है और जो पेमेंट करेंसी है ना, वो बिल्कुल ही इंडिया के बाहर है। मतलब कहने का, अगर आपकी, ये आपका इंडिया, ठीक है, या तो आपका ड्राइंग इंस्टीट्यूट इंडिया का होता, या आपकी पेबल करेंसी इंडियन करेंसी होती, इनमें से अगर एक भी होता ना, तो हम उसको कंसीडर कर सकते थे। बट अब इस केस में ये दोनों चीजें ही आउटसाइड इंडिया है। सो ये हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन एन की डेफिनेशन के स्कोप के अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी। सो जो ट्रांजैक्शन है वो लैक करती है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ और रेगुलेटरी जो इंडिया की जुरिस्डिक्शन है उसके साथ। मतलब कहने का मतलब, जब आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, इसका इंडिया के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला भी हम, कल मैंने आपको टॉपिक करवा दिया था, होप सो आपको समझ आ ही गया होगा। यानी जो आपकी आज की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फ्रेमवर्क है ना, जिसे हमारे, अब यहाँ पे एक और चीज, कल मैं शायद ये चीज बताना भूल गया। देखो, जो हमारी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी LRS फ्रेमवर्क है ना, ये ना ऑथराइज डीलर्स होते हैं, यानी ऑथराइज डीलर बैंक्स कह सकते हो, जो इनको मैनेज करते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स ना $2.5 लाख तक पर फाइनेंशियल ईयर रिमिट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, बस इसमें ये चीज नहीं है कि जो इनकी मैनेजमेंट होती है ना, जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स होते हैं उनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। ठीक है जी। बाकी तो हम कल कर चुके हैं, और 20% TCS रेट भी मैं कल आपको करवा चुका हूँ, ये भी टॉपिक हो गया था हमारा। सो आप, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो ये आपको अच्छे से पता ही होगा। अब यहाँ पे जो जरूरी चीज समझने वाली है, कुछ क्रिटिकल रिसेंट अमेंडमेंट्स है जो आपको समझनी है। सबसे पहले आती है फैमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है ना, दैट हैज बीन ओवरहॉल्ड टू स्ट्रीमलाइन इंडियन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है। जो हमारी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, या जो लैंडस्केप है ना, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को अब्रॉड में स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसमें बहुत सारी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स की जाती हैं। जो अपडेटेड, यानी जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद जो हमारा नया फ्रेमवर्क है ना, उसने क्लियर डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस की है। अब ये, यानी डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब अलग अलग कर दिया, जो ओवरसीज डायरेक्ट
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों को सेपरेट कर दिया, यानी डायरेक्ट और पोर्टफोलियो अब दो अलग अलग चीजें हैं। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, यानी जितनी भी आपकी राउंड ट्रिपिंग के रिलेटेड, यानी कह लो जो सिंपल राउंड ट्रिपिंग को इतना समझ लो जो कंफ्यूजन्स थी, या पहले राउंड ट्रिपिंग को समझते पहले इतना समझ लो जो वीकनेस थी, जो एम्बिगिटी थी, जो चीजें क्लियर नहीं थी रिगार्डिंग राउंड ट्रिपिंग, या कह लो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन एंटिटीज में किस तरीके से अलाउ करना है, दैट हैव इंडियन स्टेप डाउन सब्सिडरीज, यानी ये चीज खास करके याद रखना। सो इन चीजों के रिलेटेड बहुत अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है जी, समझ आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो अब की लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है ना, वो अमेंडमेंट्स में जो हमारी प्रॉपर है ना, उस ये अमेंडमेंट्स ने जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली एफडीआई और जो एफपीआई है ना, उन दोनों को क्लियरली डिस्टिंक्ट कर दिया है, उनको डिमार्केट कर दिया है। जो आपकी इसमें प्रॉब्लम्स थी, जो एम्बिगिटीज थी, अब एम्बिगिटीज मतलब जो चीजें क्लियर नहीं थी राउंड ट्रिपिंग के रिगार्डिंग, उनको क्लियर अप कर दिया गया है बाय अलाउइंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटीज दैट हैव इंडियन स्टेप डाउन सब्सिडरी। यानी सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, अब ये चीज अलाउ कैसे हुई, यानी जो आपकी इंडियन की स्टेप डाउन सब्सिडरी थी उसमें इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है, अब यहाँ पे एक मैं आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का, वैसे तो कल मेन मेन चीज तो मैंने आपको बता दी थी, एक बार थोड़ी सी आपको चीज और इसके कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। यानी जो आपकी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ना, जो उसकी लिमिट है, नो डाउट वो अभी भी $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पे लिमिटेड है, बट जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट्स है ना, सेक्शन 206 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उनमें शार्पली इंक्रीज किया गया। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जो सेक्शन 206 इनकम टैक्स के तहत जो आपका टीसीएस रेट है ना, उसमें उसको इंक्रीज करके 20% तक लेके गए हैं। अब ये लेके किसके लिए गए हैं, एक तो जो आपके ओवरसीज टूर पैकेजेस हैं, और जो मिसलेनियस फॉरेन रेमिटेंसेस हो रही हैं, जो 7 लाख से जिनका अमाउंट एक साल में एक्सीड कर रहा है। ठीक है जी, सो ये चीज आपको बताने वाली थी, यानी जो रेमिटेंसेस जिनको एक्सप्लिसिटली ड्रॉ किया जा रहा है या किया जा रहा है, उनको आप कर रहे हो, रेमिटेंसेस को आप कैरी आउट कर रहे हो फॉरेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, वाया आप लोन्स के थ्रू, तो उसमें एक आपको कंसेशनल टीसीएस रेट 0.5% का है मिलेगा। अगर आप वाइल सेल्फ फंडेड एजुकेशन या हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये 5%, अगर आप 7 लाख की थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो तो ये 5% टीसीएस अट्रैक्ट करती है। और टूर्स और मिसलेनियस ओवरसीज या फॉरेन रेमिटेंस की अगर 7 लाख से ऊपर है तो फिर 20%। ठीक है जी, सिंपल अगर मैं दोबारा से बताऊं, आपका नो डाउट जो कैप है वो $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पे है, बट जो टीसीएस है सेक्शन 206 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के, उसमें अगर एजुकेशन के लिए लोन की फॉर्म में पैसा जा रहा है तो 0.5% कंसेशनल टीसीएस है। अगर सेल्फ फंडेड एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट है, अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है तो 5% है। टूर्स कर रहे हो आप, फॉरेन टूर्स या ओवरसीज टूर्स पे जा रही हो, या मिसलेनियस कोई रिमिटेंस हो रही है फॉरेन में, अगर 7 लाख की थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है तो 20% टीसीएस अट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एफ फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉर एफडीआई इन्फ्लोस एंड अलॉटमेंट। इसको ध्यान से समझो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो फॉरेन कैपिटल इंडियन कंपनीज में एंटर कर गया, यानी जो बाहर का पैसा इंडिया की कंपनीज में आ रहा है, अब आ कैसे रहे हैं, शेयर्स की फॉर्म में, यानी इंडियन कंपनी शेयर्स इशू कर रही हैं, कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया जा रहा है या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। जो फैमा की गाइडलाइंस है ना, वो इसको प्रॉपरली रेगुलेट करती है, यानी जो ये पैसा आ रहा है फॉरेन कैपिटल इंडियन कंपनीज में एंटर कर रही है, इसकी रेगुलेशन होती है फैमा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो ये गाइडलाइंस है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है आरबीआई के फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग या मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम FIRMS प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसके रिगार्डिंग इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल की जाए, उसके अकॉर्डिंग, या कह लो उसके थ्रू, अकॉर्डिंग वर्ड भी मत यूज करो, उसके थ्रू आपकी ये जो गाइडलाइंस है फैमा की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। जो स्टैंडर्ड कंप्लायंस विंडोज है ना, वो इस प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। अब इसमें जो चीजें समझने वाली है, सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, देखो, एक इंडियन एंटिटी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रही है, उसको ना जो एडवांस रिसिप्ट हो रही है कंसिडरेशन की, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट
फॉरेन डायरेक्ट एडवांस सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंसिडरेशन का जो एडवांस रिसीव हो रहा है ना, उसको जो इंडियन एंटिटी है जिसमें ये रिसीव हो रहा है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को 30 दिन के अंदर अंदर जब उसको रिसिप्ट हुई है, यानी ये आपका रिसिप्ट है, उसके 30 दिन के अंदर की विंडो में ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो पहली चीज। दूसरी, अगर हम अलॉटमेंट विंडो की बात करते हैं, सेकंड चीज आती है हमारी अलॉटमेंट विंडो। देखो जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनको फॉर्मली अलॉट करना है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को 60 दिन के अंदर अंदर जब आपको इनवर्ड रेमिटेंस होती है। कहने का मतलब क्या है, जो आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यानी प्रॉपर फेजेस के थ्रू, जो आपका सिस्टमेटिक वे है उसके थ्रू हम फॉर्मली अलॉट करेंगे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को 60 डेज के अंदर अंदर जब हमें इनवर्ड रेमिटेंस आ जाती है। तीसरी जो मेन चीज आपको समझनी है, फॉर्म एफ सी जीपीआर सबमिशन, यानी जो ट्रांजेक्शन ट्रिगर करता है। देखो शेयर एलोकेशन के तुरंत बाद या शेयर एलोकेशन को फॉलो करते करते जो एंटिटी है ना, वो फॉर्म एफ सी जीपीआर यानी फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न फॉर्म सबमिट करेगी 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यानी जब आप सिक्योरिटीज को शेयर्स को अलॉट कर रहे हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाई किया जाएगा कि आपने प्रॉपर प्राइसेस से कंप्लायंस किया है। अब ये चीज की किसके द्वारा जाएगी, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट है ना उसके द्वारा ये चीज को किया जाएगा। अगर कोई फेलियर होता है कि आप इन स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन्स को या इनको फॉलो अप नहीं कर पाते, बीइंग अ एंटिटी आप ये चीजों को फॉलो नहीं करते या डिले करते हो, शेयर इशू को 60 दिन से आगे ले जाते हो, यानी सेकंड वाले केस में तो जो आपके फंड्स हैं ना, उनको जो आपकी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस हुई है, जो वो फंड्स हैं उनको दोबारा से रिक्लासिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप फेल होते हो तो हम उसको फिर एज अ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मानेंगे, यानी बेसिकली जो आपकी रेगुलेशंस हैं वो उसको एज अ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मानेगी, यानी वो आपकी फिर रेमिटेंस नहीं रहेगी। सो इससे क्या होगा, जब ये चीज होगी तो फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगेन अब जो हमारा हम अपना फैमा का टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज समझो ध्यान से, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या है या फीचर्स क्या है फैमा के, वो अब हम करने जा रहे हैं। देखो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा 1990 है ना, 1999 इसने रिप्लेस किया था जो पहले फैरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ताजो फैसिलिटेट किया जा सके। नंबर वन, एक तो एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, उससे स्मूथली कैरी आउट किया जा सके। दूसरी जो पेमेंट्स हैं उनको स्मूथली आप कैरी आउट कर सको। सो जो इसका मेन आर्किटेक्चर है ना, उसमें कुछ जो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले अगर हम रेगुलेटरी कंट्रोल की बात करें, देखो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है पेमेंट्स जो की जा रही है या जो रिसीव हो रही है इंडिविजुअल्स आउटसाइड इंडिया से। इन शॉर्ट फैमा के अंदर जितनी भी पेमेंट्स या तो आप कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो इंडिविजुअल से जो इंडिया से बाहर है, तो उनको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। दूसरा, अगर हम अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, जो सेकंड मेन चीज है, देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पावर्स हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, वो रेगुलेट भी कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को, इवन व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आरबीआई को एम्पावर किया गया है। कल मैंने आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को बड़ी डिटेल में करवाया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। सो अगर चाहे आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एक ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा की गई है, तब भी जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को अपनी अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग रेगुलेट भी कर सकता है और उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तीसरा मेन आता है चैनलिंग ऑफ फंड्स। अगर चैनलिंग ऑफ फंड्स की बात करें, देखो जितने भी फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्ट्रिक्टली रूट करना है फैमा ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू ही, ये बहुत जरूरी है। यानी जो ये ऑथराइज्ड पर्संस हैं ये आपके ऑथराइज्ड डीलर्स भी हो सकते हैं, मनी चेंजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें जुरिस्डिक्शनल एप्लीकेबिलिटी की। देखो जो फैमा है ना, ये रेजिडेंसी पे बेस्ड है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है।
पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट है उसे हम रेजिडेंसी उसकी सिंपल आप ऐसे मान के चलो, इतना लंबा चौड़ा नहीं हम खींचते। फैमा रेजिडेंसी पे डिपेंड करता है, यानी वो बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है उस पे उसकी जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी। सिटीजनशिप का इसमें कोई लेना देना नहीं है, यानी ये अप्लाई करता है ब्रांचेस और एजेंसीज जो आउटसाइड इंडिया है, बट उनकी जो ओनरशिप है या जो उनका कंट्रोल है वो किया जा रहा है कोई रेजिडेंट के द्वारा जो इंडिया का है, ठीक है जी। बट ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करेगा हर एक इंडियन सिटीजन पे जो अब्रॉड रह रहा है, यानी ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई ब्रांच या कोई एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, बट अगर उसकी ओनरशिप और कंट्रोल एक रेजिडेंट जो इंडिया का बंदा है उसके द्वारा किया जा रहा है, तो उस पे फेमा की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, ठीक है जी। अब इससे हमारा जो फेमा का टॉपिक है ना, यानी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 है, वो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट हमने हर एक एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन दी बिजनेस, ठीक है जी। देखो, जो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट है ना, इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक तो आ जाती है शेयर्ड वैल्यूज, यानी वो कॉमन वैल्यूज जो एक सोसाइटी शेयर कर रही है, यानी वो वैल्यूज जो एक सोसाइटी में हर एक बंदा होल्ड ऑन कर रहा है। उसके बाद इसमें आ जाती है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे हैं उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका सेटअप है, बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच क्या है, आप चीज़ों को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, या आपके डेमोग्राफिक्स क्या है, आपकी एज करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप किस तरह का आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, कौन सी सोसाइटी को आप बिलोंग करते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो जो ये एलिमेंट्स है ना, ये इम्प्लिसिट रूल्स की अकॉर्डिंग सर्व करते हैं, जो डिफाइन करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहने वाला है, यानी ये सारी चीजें मिलके एक कंज्यूमर के बिहेवियर को शेप करती हैं और जो वर्क प्लेस की परफॉर्मेंस है ना उस पर इंफ्लुएंस डालती हैं, ठीक है जी। अगर हम फर्स्ट चीज जो अब हम करने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल सोशो कल्चर ड्राइवर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो, जो स्ट्रक्चर है ना सोशल पोजीशनिंग का, जिसमें कह लो क्लास हो गया, कास्ट हो गया, या स्टेटस हिरार्कीज होगी, ये डिक्टेट करती हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को, यानी आप कितने मोबाइल हो अपनी ऑक्यूपेशन को लेके, परचेजिंग पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वल है, या मार्केट सेगमेंटेशन को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ठीक है जी। अगर हम सेकेंड पॉइंट की सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, देखो जो स्ट्रक्चर है आपकी फैमिली यूनिट्स का, यानी आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज है, मतलब ये चीजें ना मिलके कंज्यूमर के जो परचेज वॉल्यूम्स होते हैं ना उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। सिंपल मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आप घर की ग्रोसरी लेने जा रही हो, ठीक है, एक फैमिली है जस्ट 4 मेंबर्स की, मदर फादर और 2 बच्चे। एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 16 मेंबर्स हैं। देखो दोनों में ग्रोसरी डिफरेंट होगी ना, परचेज वॉल्यूम्स डिफरेंट होगी ना। सो लाइक दिस ऐसी चीजें इस पॉइंट के अंदर आपने कंसीडर करनी है। उसके बाद रियल एस्टेट डिमांड्स की बात करें, जो इनका घर होगा वो छोटा होगा, 16 बंदों ने अगर रहना है तो ज्यादा बड़ा स्पेस आपको चाहिए। इवन डिसीजन मेकिंग रूल्स है ना हाउस होल्ड के विद इन, वो भी डिफरेंट होंगे, वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे। 4 बंदों में सिर्फ आपके हद है, आप हद टू हद या लास्ट टू लास्ट आपके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस होगी, बट इसमें आपके और भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट भी आपकी चॉइसेस पे पड़ेगा, ठीक है। जो तीसरा आता है वो आते हैं रेफरेंस ग्रुप्स या कंज्यूमरिज्म। देखो, शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल लाइफस्टाइल वैलिडेशन हैज एक्सेलरेटेड स्टेटस ड्रिवन कंजम्पशन पैटर्न। सिंपल सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे ना अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, हर एक चीज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। जो आप देखते हो वही आप करते हो, यानी आपकी जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ना वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है दुनिया क्या कर रही है उस चीज पे। यानी इसने ना आपके लाइफस्टाइल की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको ही चेंज कर दिया है। बहुत सारी मार्केट्स इससे डेवलप हुई हैं, फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है इस चीज से, ठीक है जी। अब आगे आता है एडवांस्ड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें करेंगे गर्ड्स हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हॉफस्टेड कंपैरेटिव मैट्रिक्स इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी का ना उसको अब हम करने जा रहे हैं। इसको जो करने का, इसमें ना मेन जो चीजें आती हैं, एक आता है आपका पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी यूएआई। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो, हॉफस्टेड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम पावर डिस्टेंस इंडेक्स की बात करें, ये वो डिग्री है जिसके, या कह लो द डिग्री टू विच लेस पावरफुल मेंबर्स एक्सेप्ट अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन।
कहने का क्या मतलब है, सिंपल, ये वो हद है जिसमें जो आपके कम पावरफुल बंदे होते हैं, या कह लो कोई नेशंस, कम पावरफुल नेशंस हैं, वो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी उनको जो पावर मिल रही है ना, वो बराबर की नहीं है, वो कम है, यानी वो अनइक्वल है। ठीक है जी। सो जो ये हाई पावर डिस्टेंस मार्केट्स हैं, जैसे आपकी इंडिया की होगी या मलेशिया की है, इसमें ना हायरार्किकल मैनेजमेंट स्टाइल्स की जरूरत पड़ती है। फिर सेकंड आता है इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिविज्म यानी आईडीवी। देखो, हाई इंडिविजुअलिज्म जो कि लाइक यूएसए में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें पर्सनल अचीवमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, पर्सनल अचीवमेंट्स को ऊपर रखा जाता है। और अगर हम एक और पर्सनल अचीवमेंट के साथ साथ जो आपके एक्सप्लिसिट ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि अगर कलेक्टिविज्म की बात करें, जो कि लाइक जापान जैसी नेशन में आता है, वो प्रायोरिटाइज करता है टीम हार्मनी को और ग्रुप अलाइनमेंट्स को। सिंपल सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पे इंडिविजुअल सॉरी यहाँ पे फिर अपना इंडिविजुअलिज्म है, जहां पे वहां पे एक बंदा अपने आप को प्रायोरिटी देगा, लाइक जैसे यूएस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जहां पे कलेक्टिविज्म है, जैसे जापान की बात करें, उसमें ग्रुप प्रायोरिटीज आ जाती है, टीम हार्मनी आ जाती है, ग्रुप अलाइनमेंट्स आ जाती है। ठीक है। फिर तीसरा आता है मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी। अगर इसको हम समझे, देखो जो मैस्कुलाइन कल्चर्स हैं, ये वैल्यू करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को, कि हमने अपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना है, बहुत एम्बिशियस नेचर होती है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और मटेरियल रिवॉर्ड्स को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी लाइक पैसा कह लो, स्टेटस कह लो, ये चीजें होगी। अगर हम फेमिनाइन कल्चर्स की बात करें, ये वर्क लाइफ बैलेंस, यानी ये कहते हैं पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ के बराबर होनी चाहिए, बैलेंस जो होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, और सोशल सेफ्टी नेट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। चौथा आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अगर हम इसकी बात करें, ये मेजर करता है टॉलरेंस। टॉलरेंस अब किसके कॉन्टेक्स्ट में, एम्बिगिटी, यानी आप कंफ्यूजन को, अनक्लियर चीजों को कितनी हद तक झेल सकते हो। अगर हम हाई यूएआई यानी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स कंट्रीज जैसे आपकी ग्रीस है या जर्मनी, उसकी बात करें, तो इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड लीगल पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। इवन जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, और कहीं ना कहीं लो रिस्क चॉइसेस ही प्रेफर की जाती हैं। ठीक है जी। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट अपना लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की बात करते हैं, देखो जो लॉन्ग टर्म कल्चर्स है, जो कि लाइक कह लो जो चाइना में एग्जिस्ट कर रहा है, ये ना परसिस्टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, उसको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना, एक चीज को बारी बारी करे जाना। ठीक है जी। अडेप्टेशन, नई चीजों को ये बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, आपको भी विजिबल ही है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले चाइना उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर को ये अपने सिक्योर करके चलते हैं। यही अगर हम शॉर्ट टर्म कल्चर की बात करें, ये ना ट्रेडिशन को, यानी जो पुरानी चीजें हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो हमारी अभी इमीडिएट सोशल ऑब्लिगेशंस है ना, उनको भी ये पूरा करते हैं। लास्ट आपका आता है इंटेलिजेंस वर्सेस रीस्ट्रेंट यानी आईवीआर। देखो, ये वो डिग्री है टू विच सोसाइटीज अलाउ फ्री ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन डिजायर्स। यानी देखो, हर एक आदमी की, हर एक आदमी मत को, चलो ह्यूमन कह लो, हर एक बंदे की ना कुछ बेसिक डिजायर्स होते हैं। अगर हम इसके अंदर चलते हैं ना, उनकी ग्रेटिफिकेशन, उनका जो बेसिक, आप बेसिकली यानी जो कम से कम चीजें बंदा अपनी जिंदगी में चाहता है ना, वो उनको पूरा किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमने हॉफस्टेड स्टार्ट किया, यहाँ पे एक और चीज समझो, हॉफस्टेड का अनियन मॉडल ऑफ कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगेन, इसे गर्ट हॉफस्टेड ने ही डेवलप किया था। ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जो मेटाफर ऑफ एन अनियन, यानी बेसिकली जो अनियन की लेयर्स होती है ना, उसको इसने एज अ मेटाफर यूज किया है, ताकि पूरा अच्छे से बताया जा सके कि कल्चर किस तरीके से लेयर्ड होता है। यानी उसमें जो ये कल्चर, देखो ये आपका उन्होंने डायग्राम में आपके विजिबल है, ये आपकी अनियन की लेयर्स हैं। आप छीलते जाते हो, एक एक लेयर छीलते जाते हो, तो नीचे वाले कोर पार्ट पे पहुंच जाते हो ना, वही चीज है। यानी जो ये मेटाफर इसलिए इसको यूज किया, ताकि बताया जा सके कि कल्चर की किस तरीके से लेयर्स होती हैं, यानी हम उसको डिफरेंशिएट, उसको सेपरेट कर सके सुपरफिशियल
ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और जो डीप रूटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, पहले कहने का मतलब सुपरफिशियल होते हैं, जो हम आर्टिफिशियल चीजें अपने मुंह, अपने फेस पे या अपनी बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं जो चीजें आप कर रहे हो उससे क्या समझ रहा है अगला बंदा। और डीप रूटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब जो आपके दिमाग में अंदर घुसा हुआ है, फिट हुआ है, ठीक है जी। अब वैसे अभी तो ये इंट्रो थी, अभी मैं आपको बताता हूँ, इनको थोड़ा सा अच्छे से और करते हैं। देखो, अगर हम आउटलेयर, सबसे पहले ना आउटर लेयर्स आती हैं जो आपकी प्रैक्टिसेस है। अगर आउटर लेयर्स की बात करें, ये वो विजिबल एलिमेंट्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है आउटसाइडर्स के द्वारा, यानी जो बंदे इमीडिएट आपके कांटेक्ट में आते हैं, बट जो कल्चरल मीनिंग है ना वो लोकलाइज्ड ही रहता है, ठीक है जी। यानी ये स्प्लिट कर देते हैं तीन सीक्वेंशियल लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड इन। ये चीज ध्यान दो, यानी एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल जो ये है ना, जो आपकी आउटर लेयर्स हैं, ये वो आपके विजिबल एलिमेंट्स हैं जिनको आउटसाइडर्स इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको समझ कर सकते हैं। बट जो इनका कल्चरल मीनिंग होता है ना, जो अभी हम तीन चीजें करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड ही रहता है। सबसे पहले आते हैं सिंबल्स। ये सबसे ज्यादा सुपरफिशियल लेयर है, जिसमें वर्ड्स हो गए, उसके बाद कॉर्पोरेट लोगोस हो गए जो आप यूज किए जा रही हैं, जार्गन हो गया, जो कह लो कि बहुत टिपिकल वर्ड्स यूज होते हैं, ड्रेस कोड्स हो गए या जेस्चर्स हो गए, वो इसके अंदर चला जाता है। सेकंड, अगर बात करें हम हीरोज की, हीरोज की लेयर में कह लो रियल या इमेजिनरी फिगर्स आती हैं जो करेक्टरिस्टिक्स पोजेस करती हैं, जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कल्चर की, यानी इनके पास वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी इनके अकॉर्डिंग जो कल्चर परमिट करता है, और ये ना एज अ मॉडल सर्व करती हैं बिहेवियर के लिए, यानी रोल मॉडल्स बन जाती हैं, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। थर्ड आते हैं आपके रिचुअल्स। ये कलेक्टिव, टेक्निकल या सोशल एक्टिविटीज हैं, जैसे कह लो कि आप कॉर्पोरेट कंपनी में मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो, ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, जो परफॉर्म की जाती हैं अपने फायदे के लिए, अपने सीख के लिए। सो ये आपकी तीन बाहरली लेयर्स होगी। अब मेन लेयर की बात करें, यानी जो कोर वैल्यूज है, ये ना सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें ब्रॉड सबकॉन्शियस टेंडेंसीज आ जाती हैं जो प्रेफर करती हैं सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स ओवर अदर। यानी सिंपल सिंपल बात है, हर एक आपको ये तो पता है ना, आपने अच्छा बनना है या बुरा बनना है ना, ये आपके अंदरली फीलिंग है, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। देखो, हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, उसको पता है कि मैंने गलत चीजें करनी है, मैंने सही चीजें करनी है। ये उसकी जो अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर है ना, वही डिसाइड अप करती है, यानी ये एक स्टेबल फाउंडेशन बन जाती है जो आपका नेशनल कल्चर होगा उसकी। और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे ना, हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ये उनको भी एक बेस या फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कल्चर, इसमें एक और टॉपिक करेंगे, बेसिकली सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है, सो यहीं पे इसको कर लेते हैं। देखो, जो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग है ना, जो इन्वायरमेंटल और सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन लेयर्स है ना, वो उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है, एक बंदा, एक बीइंग का कस्टमर, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करेगी जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं या जो सोसाइटल लेयर्स हैं उस पर वो डिपेंड करेगी। सो इनको समझना बहुत जरूरी है अगर आपने मार्केट में अपने आप को अच्छे से पोजीशन करना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें से बेसिकली 27 जून 2025 को क्वेश्चन बना था इस टॉपिक से। देखो, सबसे पहले आता है कल्चर। कल्चर यानी वो फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है कि एक बंदे की वॉन्ट्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, यानी कल्चर उसको डिटरमाइन करता है। ये मैनिफेस्ट होता है इंटीग्रेटेड पैटर्न्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, कोर वैल्यू, जो हॉफस्टेड का मॉडल है ना, उसमें कल्चर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। और जो कोर वैल्यूज हम अक्रॉस जनरेशन ट्रांसमिट करते हैं, उससे आपको आपकी कल्चरल वैल्यूज पता चलती हैं। अगर हम सेकंड सब कल्चर, ये आपका फर्स्ट था। अगर हम सेकंड सब कल्चर की बात करें, ये ना डिस्टिंक्टिव सब ग्रुप्स होते हैं जो ब्रॉडर कल्चर के अंदर आपको मिलते हैं, जैसे रीजनल कह लो, रिलीजियस कह लो या एथनिक क्लस्टर्स, जो स्पेसिफिक वैल्यू सिस्टम को आपस में शेयर करते हैं उनके कॉमन लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे। कहने का मतलब क्या है, ये आपका मेन कल्चर है, ठीक है। इसमें जो जो सिमिलर सी चीजें होती हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं जो कॉमन करेक्टरिस्टिक या लाइफ सिचुएशन शेयर करते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं एक एक जगह पे, ठीक है। जो ये इकट्ठे हुए हैं, ये आपके आगे सब कल्चर्स बन जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, आगे सोशल फैक्टर्स। देखो ये ब्रॉड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी जो बाहर की दुनिया है ना, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है, उनका जो आपके इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे रेफरेंस ग्रुप्स का इम्पैक्ट हो गया, फैमिली का इम्पैक्ट हो गया, या सोशल रोल्स का जो आपके बाइंग पैटर्न्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको शेप करते हैं। चौथा आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास यानी हिरार्किकल रिलेटिवली परमानेंट मार्केट डिविजन्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे आपकी इनकम होगी, एजुकेशन होगी, ऑक्यूपेशन होगी, उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब कहने का और सिंपल वे में बताऊं, अगर अमीर हो तो चॉइसेस उस अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आपकी सोसाइटी जिसमें आप जी रहे हो वो अमीरों की होगी, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उनका डिफरेंट आपके कहने का मतलब क्या, अमीर गरीब पढ़ा लिखा, जिसको कोई जॉब मिली हुई है, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, इन सभी के जो बाइंग पैटर्न्स हैं या कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, अब हम एडवांस स्ट्रक्चर्स करनी है, उसमें जो नेक्स्ट आता है जो हमने करना है वो है एडवर्ड टी हॉल्स कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क। देखो अगर हम एडवर्ड टी हॉल्स कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें ना आता है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स जैसे जो कि जापान, इंडिया या अरब नेशंस में है, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो डीपली कॉन्टेक्स्ट के अंदर लुकी होती है, एम्बेडेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। नॉन वर्बल क्यूज या लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सनल रिलेशनशिप इसका मेन फीचर है। यानी जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना, यानी बिना बोले भी बहुत अच्छा आपका कांटेक्ट होता है। इसके अलावा जो बिजनेस है, उसको बिजनेस कैन नॉट बी रश्ड विदाउट बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट फर्स्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, आप बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं कर सकते, या कह लो तब तक सक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपका भरोसा कायम या ट्रस्ट कायम नहीं होता। अगर हम सेकंड बात करें लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स की, जो कि जर्मनी, यूएसए या स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करता है, जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें वो एम्बेडेड नहीं होती, वो लुकी हुई नहीं होती, वो इंटीग्रेटेड नहीं होती, वो एक्सप्लिसिट होती है, डायरेक्ट होती है, और क्लियर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी जो पर्सनल रैपिड है ना, वो इसमें सेकेंडरी हो जाता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यानी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको प्रायोरिटी मिलती है, जबकि पर्सनल रैपिड पीछे चला जाता है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो मेन आता है, अब हम करने जा रहे हैं अपना सीएसआर। ठीक है जी, सो सीएसआर का टॉपिक है, उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो, जो आपके ये सीएसआर है ना, इस हाँ, जो हमारा सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सबसे पहले हम करेंगे स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 का। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। देखो सीएसआर इसीलिए अब हम वैसे, अगर हम बात, जब जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं ना, अगर हम इंडिविजुअल्स का, कस्टमर का बिहेवियर समझ रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज की भी बनती है। सो इसी कारण सीएसआर का टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया ना सबसे पहली कंट्री थी जिसने ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू मैंडेटरी कर दिया था। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 जो कंपनी एक्ट 2013 का है, उसके अकॉर्डिंग हर एक कंपनी जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको मीटअप करती है तो उसको एक मैंडेटरी बेसिस पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर कमेटी को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब जो ये है उसको ही पहले तो आप ये समझ लो। देखो सबसे पहले, अगर तो नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर का है, या जो टर्नओवर है 1000 करोड़ से ऊपर की है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर का है या बराबर है, इन तीनों में से अगर एक भी चीज हो रही है ना, देन इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू फ्रेम या टू इस्टेब्लिश अ सीएसआर कमेटी। ठीक है जी, ये आपकी अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ अब मेन, अब अगर हमने कमेटी की बात कर ली, अब बात करते हैं। देखो जो एलिजिबल एंटिटीज होती है ना, उनको एटलीस्ट अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट है ना, वो पिछले 3 जो साल है ना, जो कह लो आपके फाइनेंशियल प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ना, उसका जो एवरेज प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट 2% जो कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198, उसको एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये अभी 2026 चल रहा है, 25, 24 और 23, ये पिछले 3 साल हो गए। 3 साल की एवरेज निकालो प्रॉफिट की, उसका जो 2% है एज अ मैंडेटरी सीएसआर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेड्यूल 7 फंक्शनल डोमेन्स का। देखो जो सीएसआर एलोकेशंस है ना, यानी जो आप सीएसआर का एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको अलाइन करना पड़ेगा थीमेटिक फोकस एरियाज जो कि शेड्यूल 7 के अंदर आते हैं एक्ट के। यानी कहने का मतलब ना, कोई वर्ड्स पे मत जाओ, जो आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है ना, जो पैसा खर्चना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो इन चीजों पे खर्चना है। यानी सबसे पहले गरीबी हो गया, उसको मिटाना, भूख को खत्म करना, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है उसको खत्म करना, या प्रॉपर हेल्थ केयर या सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी लेके आना, वुमेन को एम्पावर अप करना। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, यानी किसी भी वे में इन्वायरमेंट किसी भी टाइप से हार्म नहीं होनी चाहिए, पल्यूट नहीं होनी चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस लेके आना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, या जो प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड है, यानी जो डिजास्टर्स के टाइम पे यूज किए जाते हैं, कैलामिटीज के टाइम पे यूज किए जाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना, या कोई क्लीन एनर्जी या वेलफेयर फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया उसमें पैसा डालना है। ठीक है, सो ये आपकी छोटी छोटी सी ये बेसिक है। इस पे जो आपने 2% सीएसआर का मैंडेटरी बेसिस पे खर्चना है ना, वो इन चीजों पे खर्चा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, जो आप नेक्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ देखो, जब जब सीएसआर की बात होगी ना, वहां पे एक क्वेश्चन आता है, कैरोल्स सीएसआर पिरामिड। अब इसको समझो, एक बार मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें तो आ जाती है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये क्या कहती है, आपको एक अच्छा कंपनी का या कॉर्पोरेट सिटीजन बनना है। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, व्हाट इज राइट एंड फेयर, यानी वही चीजें करो जो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल फेयर है। अगर हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, जो लैंड की जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हो, अगर ये आपकी ऑपरेशन की जगह है, यानी मतलब कह लो जहां पे जिस नेशन में जिस स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हो, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपने फॉलो करनी है। फिर आती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बी प्रॉफिटेबल, बिजनेस है, प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, बट वो किसी की कॉस्ट पे नहीं आपने कमाना। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम कुछ सीएसआर आगे पिलर्स को और डिटेल में समझने से पहले ना, कुछ ना आपकी बेसिक सी चीजें हैं या जो रीसेंट अपडेट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड सीएसआर फंड्स। देखो कई बार बहुत बारी आपके माइंड में आया होगा, माइट भी कईयों को पता भी हो, कईयों को नहीं भी पता होगा, अगर उन्होंने मैंडेटरी किया है कि 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट तो पिछले 3 साल के उसका सीएसआर पे खर्चना ही खर्चना है, या कह लो एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खर्चा करना है, तो अगर वो नहीं किया जाता, जो पैसा बच जाता है, आप नहीं कर पाते 2% पूरा, तो उसका क्या किया जाता है। देखो जो कंपनीज है ना, कैन नाउ नो लॉन्गर सिंपली एक्सप्लेन अवे अनस्पेंड सीएसआर फंड्स इन देयर बोर्ड रिपोर्ट। यानी कहने का कहना, एक टाइम ऐसा होता था ना जब कंपनीज अपने बोर्ड रिपोर्ट में सिंपल सिंपल एक्सप्लेन कर देते थे कि भाई इन कारणों के कारण हम अपने पैसे को सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खर्च नहीं कर पाए। बट आज के टाइम में चीजें अलग है, यानी जो अनस्पेंड फंड्स है ना, जो अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जो अनस्पेंड फंड्स होते हैं ना, उनको अब एक स्पेशल बैंक अकाउंट जिसे अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट कहा जाता है, उसमें पैसा उसमें ट्रांसफर किया जाता है 30 दिन के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे। कहने का मतलब है, अगर मैं पहले एक बार समझ लो फिर आपको रिपीट कर दूंगा। और अगर फंड्स आपके किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो फिर उसको स्केड्यूल 7 के अंदर ना एक गवर्नमेंट फंड डेजिग्नेट किया गया है, 6 महीने के अंदर अंदर उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब दोबारा से सुनो, अगर तो आपके पास कोई अनस्पेंड यानी आपके सीएसआर फंड्स हैं, आपने साइड रखे हुए हैं बट अभी तक उनको खर्चा नहीं है, अगर तो वो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, फिर तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको एक अनस्पेंड सीएसआर फंड के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी जो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट होता है। अगर वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़े हुए, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर, या कह लो शेड्यूल 7 के तहत 6 मंथ्स के अंदर अंदर गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फंड्स में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे एक और चीज समझो, सेट ऑफ अलाउंसेस। देखो इसको भी ध्यान से समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कंपनी स्पेंड करती है जो मैंडेटरी 2% की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा स्पेंड करती है, मान लो 2% की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता 20 करोड़ था कंपनी का स्पेंड करना सीएसआर पे, बट कंपनी ने उसको 40 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ कर दिया, फिर वो उसको परमिशन मिल जाती है कि वो सेट ऑफ कर सकती है जो पैसा उसने ज्यादा खर्चा है सीएसआर ऑब्लिगेशन पे of the succeeding 3 financial year, providing the excess amount does not include CSR asset creation surplus।
ध्यान से समझो, अगर एक कंपनी स्पेंड करती है एक्सेस मैंडेटरी 2% की रिक्वायरमेंट से, तो फिर उसको परमिशन है कि वो सेट ऑफ कर सकती है जो एक्सेस पैसा उसने स्पेंड किया अगेंस्ट द सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब कहने का है उसको, देखो अगर आप 26 में, इन शॉर्ट 26 में आपने 40 करोड़ स्पेंड कर दिया, 20 करोड़ आपने करना था, 20 करोड़ आपने ज्यादा कर दिया ना, जो अब आगे के 3 साल आएंगे ना, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उसमें हम इस 20 करोड़ को सेट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। बट एक शर्त है, तो जो ये 20 करोड़ है ना, इसने किसी भी वे में ना सीएसआर एसेट क्रिएशन सरप्लस ना हो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो है हमारा वो है इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेट। अगर हम इसकी बात करें, कंपनीज जिनकी एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उनको एक इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स के लिए होती है विद द बजट ऑफ 50 लाख और मोर करवानी पड़ेगी। सिंपल चीज है। ध्यान से, अगर कोई कंपनी है जिस उसकी अगर ऑन एन एवरेज जो उसकी सीएसआर की जिम्मेवारियां, ऑब्लिगेशन जिम्मेवारियां कह रहा हूं, जिम्मेवारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा जाती हैं 3 इमीडिएटली जो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उससे, तो उसको एक इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट करनी पड़ेगी। अब जो ये इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी इंपैक्ट असेसमेंट पता क्या होता है, अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ा है, क्या उसके रिजल्ट्स आई हैं, क्या चीजें आपने अचीव किया, ये सारी चीजें ना आपको उसको एक प्रॉपरली असेस करवाना पड़ेगा। एक आउटसोर्स एजेंसी जो प्रोजेक्ट्स के लिए बनी हुई है, जिसका बजट 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी जो ये असेसमेंट कॉस्ट है ना, आप इसको एज अ अपना सीएसआर एक्सपेंडिचर मान सकते हो। बट जो 2% टोटल सीएसआर स्पेंड है या 50 लाख, दोनों में से जौन सी हाई होगी ना, वही वैल्यू आप कंसीडर करोगे। ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कुछ कोर पिलर्स या स्कोप कह लो सीएसआर का। देखो अगर हम कोर पिलर्स की या स्कोप की बात करें, देखो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बिजनेस कंटिन्यूस एथिकल कमिटमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, उसको इन्वॉल्व करता है, ताकि एक्टिवली मैनेज किया जा सके सोशल इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को। यानी अगर मैं इजी भाषा में बताऊं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बिजनेस के कॉन्टिन्यूस एथिकल कमिटमेंट आ जाती हैं। एथिक्स पता है ना, एथिक्स बिजनेस को बताते हैं कि उसके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। सो कंटिन्यूस बेसिस पे जब सीएसआर एक्टिविटीज की जाती हैं, तो बिजनेस अपने इन जो उसकी कमिटमेंट्स है ना सोसाइटीज को लेके, वो उसको पूरा करता है। यानी ये मैंडेटरी बेसिस पे एड्रेस करती हैं पब्लिक इंटरेस्ट। देखो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप सोसाइटी को या एनवायरमेंट को बेनिफिट देने के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट आप पब्लिक इंटरेस्ट में ही चीजें कर रहे हो। सो इसके अंदर कुछ जो चीजें आपको समझनी है वो अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें जो आपकी कैपिटल इन्वेस्ट, देखो अब सीएसआर के हम कोर पिलर्स कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पहला पिलर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है ना, उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको एक रास्ता दिखाया जाता है पब्लिक हेल्थ में पैसा लगाना, पब्लिक की एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश करना, लिटरेसी प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना, रन अप करना, ताजो हम लोकलाइज्ड डेमोग्राफिक्स को एक लेवल ऊपर लेके जा सके, उनको अपलिफ्ट कर सके। ठीक है जी। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जब आप हेल्थ पे, एजुकेशन पे या पढ़ाई पे पैसा लगाओगे ना, इससे जो आपके ह्यूमंस हैं या जो आपके सिटीजन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, वो ग्रो करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। इसमें ना आप कमिटमेंट करते हो कि जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं आप उनको मेंटेन करके रखोगे, इन्वायरमेंट को हर एक सूरत में प्रोटेक्ट करोगे, इन्वायरमेंट के एसेट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल करोगे यानी पोल्यूशन नहीं होने दोगे, वेस्ट को रिसाइकल करोगे, जहां जहां पे रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं आप उनको करोगे, और कार्बन एमिशंस को कम करोगे। ठीक है जी। तीसरा जो मेन आता है कम्युनिटी एल्ट्रुइज्म। अगर हम कम्युनिटी एल्ट्रुइज्म की बात करें, इसमें ना कॉर्पोरेट फिलंथ्रॉपी में इंगेज किया जाता है, आप रेंडर करते हो, स्पॉन्सर करते हो, और जो इन शॉर्ट जितने भी सोशल या चैरिटेबल एक्टिविटीज है ना, कोई फंक्शन है, कोई फेयर है, उनमें आप उनको आप इनिशिएट करवाते हो, उनको रेंडर करते हो, उनमें पैसा लगाते हो, उनमें डोनेशंस अच्छी खासी अमाउंट की कैरी आउट करते हो। अब ये सारी चीजें वो ही इसके अंदर आएंगी जो आपके नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज की एक लिस्ट होती है, जो उसमें डेडिकेटेड लिस्ट में अंदर चीजें है ना, वो ही इसका पार्ट बनेगी। ठीक है।
अब यहाँ पे इसमें एक और चीज आपने समझनी है। अब हम सीएसआर की बात कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें ना सीएसआर के अंदर नहीं भी आती। अगर मैं आपको बताऊं, देखो जो आपके एग्रेसिव एक्शन है ना, जैसे कह लो प्रॉफिटिंग, बहुत ज्यादा किसी की कॉस्ट पे प्रॉफिट को कमाना, या कह लो आपने मार्केट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, ये ना मोनोपोलिस्टिक या रेंट सीकिंग जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज है ना, ये उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चली जाती हैं। यानी प्रॉफिटिंग और मार्केट कंट्रोलिंग ना किसी भी सूरत में आपके सीएसआर का पार्ट नहीं बनती। सिमिलरली जो आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, वो भी जो आपकी स्टैट्यूटरी सीएसआर एक्सपेंडिचर के पैरामीटर्स या दर हैं या स्टैंडर्ड्स है ना, ये भी उससे बाहर होते हैं। ये चीज ना कई बार वो कंफ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ करने जा रहे हैं, अब हम आगे करने जा रहे हैं रेगुलेटरी और कंप्लायंस अपडेट, जो कि लेटेस्ट सीएसआर के अंदर जो हमारी जो मेन चीजें आती है, जो अब हम समझने जा रहे हैं, एक आती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंडिंग। देखो इसको अब समझते हैं। यानी अब हम बात कर रहे हैं हमारी जो सोशल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएससी फंडिंग की। देखो जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज है ना, ये वैसे मैंने ना आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी है ना, उसमें ये चीज हमने स्टार्टिंग की पहली 2-3 क्लासेस में ये कर ली थी। देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कंपनीज वो चैनल कर सकती हैं जो उनके मैंडेटरी जो सीएसआर एक्सपेंडिचर है ना, उसका 10% तक चैनलाइज किया जा सकता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के द्वारा इशू किए जाते हैं रिकॉग्नाइज सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। दूसरी चीज जो समझने वाली है, गवर्नेंस एंड कैपेबिलिटी टाइटनिंग की बात करें। देखो जो प्रपोज्ड कंपनीज अमेंडमेंट फ्रेमवर्क है, उनका एम है जो सीएसआर कमेटी है ना, उनको मैंडेटरी करना कि उनमें कम से कम एक डायरेक्टर हो जिसके पास एक्सटेंसिव प्लानिंग या इंप्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस हो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का। कहने का मतलब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है या नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो सीएसआर कमेटी बनाई जाएगी ना, उसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक्सटेंसिव प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस हो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है जी। सो होप सो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। सो ऑलमोस्ट हमारी 50 मिनट से ऊपर की क्लास होगी है। आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। काफी हमने टॉपिक्स, बेसिकली सीएसआर भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, उसमें बस 1-2 छोटे टॉपिक्स रह गए, वो हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। सो अगेन अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सो क्लास अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, वैसे आपके लिए 101% है, ये क्लास इंफॉर्मेटिव है, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं। सो चैनल को लाइक करो, कमेंट किया करो हर क्लास को, इससे बहुत अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है मुझे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा एफर्ट्स किसी के काम आ रही है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, उसको शेयर करो। और जो आपकी पीडीएफ्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बेसिकली प्रिंटेबल पीडीएफ, मैंने ऑलरेडी वैसे टेलीग्राम चैनल में भी बताया था, उसका जो लिंक है ना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, हर क्लास की जो पीडीएफ है यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन है ना क्लास की, और जहाँ पे बेसिकली जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो आपकी क्लास अपलोड कर रहा हूँ, जो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।